पिछले लगभग 3 साल से एक राज्य हिंसा की आग में धूं धूं करके जल रहा है। कभी थोड़ा शांत माहौल हो जाता है और कभी उसके बाद में फिर से हिंसा भड़कने लगती है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने उस राज्य से ये कहिए कि एक तरीके से ना तो वहां पर गए, एक बार सिर्फ गए अभी तक, और ना ही उस राज्य में सरकार बनाने से पीछे हटे। अब नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो गया और डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान हो गया, और इसके बाद में एक बार फिर से उस राज्य के अंदर हिंसा भड़क उठी है। यह भी कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि बहुत बड़ी संख्या में लोग भी मारे गए हैं, और यहां तक कि गुस्सा है लोगों के अंदर कि जो नए डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हुआ है उनके ऊपर मौत के लिए इनाम रख दिया गया है। यानी उनको जो मारेगा उसको इनाम मिलेगा, 20 लाख रुपए इनाम जो है वो रख दिया गया है। आप सोचिए कि इस कदर गुस्सा है, इस कदर हालात खराब हैं। असम राइफल को वहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं। वो मणिपुर जो नरेंद्र मोदी की शब्दावली से तकरीबन गायब सा हो गया, वो मणिपुर जहां पर नरेंद्र मोदी साहब जा ही नहीं पाए, वो मणिपुर जिसके लिए विपक्ष ने संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, वो मणिपुर जहां पर सरकार भाजपा की गिरने वाली थी, भाजपा के विधायक बीजेपी को छोड़ करके दूसरे दलों में जाने वाले थे, आनन फानन में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा और अब जाकर के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, और ये करना पड़ा क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो विधानसभा भंग हो जाती। और अब नए डिप्टी सीएम और सीएम के नाम का ऐलान हो गया, और जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद में हिंसा फिर से भड़क गई। आप जरा ये तस्वीरें देखिए, सारी तस्वीरें आपको दिखा नहीं पाएंगे, कुछ आगजनी की तस्वीरें हैं जिनको हमें ब्लर करना पड़ रहा है। पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है। रिपोर्ट्स ये भी निकल करके सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में कई जगह पर लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। अब ये जिस तरीके के हालात मणिपुर के अंदर बने हुए हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है कि मणिपुर में पिछले 3 साल से, 2023 से और अब 2026 में 3 मई को 3 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए साहब, क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब को फर्क पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है, और आप इसको समझ लीजिए, एक लाइन में मैं आपको पूरी खबर का सार बता देता हूं। वहां पर डिप्टी सीएम बनाई गई है, नई डिप्टी सीएम बनाई गई है जिनका नाम है नेपचा किपगेन, और इनको लेकर के इस कदर विरोध है कि वहां के कुछ संगठनों ने इनके सिर पर इनाम रख दिया है कि जो इनको मारेगा उसको 20 लाख रुपए देंगे। वहां की डिप्टी सीएम है, उनके सिर पर इनाम रख दिया गया है वहां के संगठनों के द्वारा। और दूसरी और बड़ी बात आप समझिए, फिर पूरी खबर जो है वो मुझे लगता है कि आपको सुनने की जरूरत नहीं रहेगी, या फिर आपको लगेगा कि हाँ वाकई अब तो पूरी खबर सुननी पड़ेगी, मामला बहुत गंभीर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब इनके नाम का ऐलान हुआ तो इनकी शपथ भी दिल्ली से हुई है। ये मणिपुर में गई भी नहीं। नेमचा किपगेन, इनकी शपथ मणिपुर हाउस दिल्ली के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ हुई है। आप एक बात बताइए जरा, जिस राज्य के अंदर आगजनी हुई है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 250-300 लोग मरे हैं, लेकिन ना जाने कितने लोग मरे हैं, किस तरीके से वहां पर जो कुछ हुआ है। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको वहां की दिखाई है, मणिपुर की। हम खुद मणिपुर में गए थे जिस वक्त में हालात गंभीर थे वहां पर, उस वक्त में। तो मणिपुर में जब आप सरकार में थे तब हालात सामान्य नहीं हो पाए, राष्ट्रपति शासन लगाया तब सामान्य नहीं हो पाए, बीच बीच में सामान्य हुए, लेकिन फिर उसके बाद में एक समय अंतराल के बाद में फिर से चीजें भड़कने लग जाती हैं। और अब फिर से जब आपने नई सरकार का गठन किया है, फिर से वहां पर हालात बिगड़ गए। अब सरकार का जो है वो नई सरकार का गठन हुआ है, और नई सरकार में सीएम बनाया गया है युमनाम खेमचंद सिंह। युमनाम खेमचंद सिंह वो मैतेई समुदाय से आते हैं, और इनको जो है वो 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा ने वहां पर शपथ दिलवाई है। बुधवार को इनकी शपथ हुई है। कल गुरुवार का दिन केवल बीता, और दिन पूरा बीत भी नहीं पाया, शाम को ही हिंसा जबरदस्त तरीके से भड़क उठी। हिंसा इस कदर थी कि वहां पर जो सुरक्षा बल तैनात थे, उन सुरक्षा बलों को उन प्रदर्शनकारियों ने उनके बैरक में धकेल दिया। समझ रहे हैं आप? ये एक राज्य के अंदर हो रहा है। कहीं मैं कोई बॉर्डर का वो जो दृश्य है वो आपको नहीं बता रहा हूं कि कहीं पर चीन पाकिस्तान या फिर कहीं पर भारत चीन और पाकिस्तान के साथ में कहीं कुछ हो रहा है। ये भारत के अंदर हो रहा है, भारत के एक स्टेट में हो रहा है।
नई सरकार का गठन हो गया तब वहां पर हो रहा है। असम राइफल वहां पर लगातार तैनात है, तब ये हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को उनकी बैरक में धकेलने का काम किया। जब सुरक्षा बलों ने वहां पर विरोध किया तो फिर उसके बाद में पत्थरबाजी शुरू हो गई, आगजनी तोड़फोड़ शुरू हो गई। और आज सुबह की जो अपडेट्स में अभी ये खबर आपको बता रहा हूं, जब मैं ये कुछ अपडेट्स देख रहा था तो आज सुबह भी हिंसा हुई है। आप सोचिए जरा इस बात को। और केवल डिप्टी सीएम का ही विरोध नहीं है, 3 विधायक और हैं, उनका भी विरोध हो रहा है, उनके सिर पर भी इनाम रख दिया गया है। आप सोचिए सरकार चल रही है या क्या चल रहा है, या राज्य के अंदर किस तरह के हालात है। अगर वहां पर कोई भी स्टेट को चुनौती दे रहा है, कोई भी सरकार के खिलाफ जाकर के हथियार के बल पर विद्रोह कर रहा है, तो जाहिर सी बात उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के ढाक के 3 पात दिखाई दे रहे हैं। 250-300 लोग सरकारी आंकड़ों में मर गए हैं, 50,000 से लोग उस वक्त में विस्थापित हुए थे। अब कितने लोगों को सरकार ने फिर से पुनर्स्थापित किया है, लोगों के घर जल गए। कितनी महिलाएं ऐसी थी जो शिविर कैंप के अंदर अपने छोटे छोटे नवजात बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई। मैंने मणिपुर के हालात दिखाए हैं। हमने जब वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की तो जो शिविर थे उनके अंदर कोई अपने 3 दिन का बच्चा लेकर के बैठी हुई है, कोई 3 महीने का बच्चा लेकर के बैठी हुई है, और एक एक कमरे के अंदर 18-18, 20-20 लोग रहने के लिए मजबूर थे। आप सोचिए, ये जच्चा बच्चा का जो कक्ष होता है वहां पर एक आदमी अलाउड नहीं होता है, बाहरी आदमी, लेकिन 18-18, 20-20 लोग वो रह रहे थे क्योंकि उनके घर जला दिए गए, मकान फूंक दिए गए, इंटरनेट ठप है वहां पर। उस वक्त की मैं स्थिति आपको बता रहा हूं। और उसके बाद में थोड़ा बहुत चीजें सुधरी, पटरी पर आई। और अब यह था कि अब अगर आप राष्ट्रपति शासन को आगे और बढ़ाते तो फिर विधानसभा को भंग करना पड़ता, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की भी एक जो है वो म्याद होती है। और राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी 2025 को लगा था, 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन जो है वो हटाया गया है। 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, 6 महीने के बाद में फिर से एक बार उसको जो है वो बढ़ाया गया। और अब जो है साल भर अगर हो जाता तो फिर विधानसभा भंग होने की स्थिति आ जाती, फिर चुनाव होते तो एक राज्य में भाजपा की सरकार गिर जाती। और इसलिए जो है वो ये हुआ कि साहब हम नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर रहे हैं। ये जो डिप्टी सीएम है जिनके नाम का वहां पर विरोध हो रहा है, नेमचा किपगेन, ये मंत्री रही है 2017 से 2022 तक ये विधायक रही। और उस वक्त में इनके पास में सामाजिक कल्याण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय इनके पास में था। 2022 में फिर से चुनाव हुए, बीरेन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। बीरेन सिंह का दूसरा कार्यकाल था और दूसरे कार्यकाल के अंदर भी इनको वाणिज्य, उद्योग, वस्त्र और सहकारिता मंत्री जो है वो बनाया गया। लेकिन अब ये शपथ लेती हैं तो दिल्ली के अंदर मणिपुर हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शपथ लेती हैं। आप ग्राउंड पर उतरेंगे कब? आप इंफाल नहीं पहुंच पा रहे हैं। याद करिए, आप बहुत सारे नेताओं को जो है वो इंफाल में उतरने से मना कर दिया गया कि आप इंफाल में उतर नहीं पाएंगे। उतर गए तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकल गए तो आप पर्टिकुलर चूरा चांदपुर एक जगह है, वहां पर कुकी बहुल इलाका है जहां पर ये इस वक्त में हिंसा हुई है। और ये जो मंत्री बनी है डिप्टी सीएम, ये भी कुकी है, लेकिन जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और इन्होंने एक तरीके से विश्वासघात किया है, ये आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। और इन्होंने दिल्ली में जाकर के ना जाने कौन सी साठगांठ की है, अपने लोगों को विश्वास में नहीं लिया। और अभी तक ये सरकार में क्यों शामिल हुई है, किस तरीके से शामिल हुई है, इस पर अपने लोगों को विश्वास तक नहीं दिला पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक राज्य को नहीं चला पा रहे हैं तो कम से कम जो है वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप बहुत बड़ा दल हैं और बीजेपी के पास में अभी भी विधायकों के हिसाब से कहें तो बीजेपी के पास में बड़ी संख्या है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन सरकार कुकी मैतेई में एक तरीके से फंस गई है। इस वक्त में मणिपुर के अंदर 10 कुकी समुदाय के विधायक हैं, जिसमें से 7 भाजपा के हैं। एक तरीके से आप कहिए कि 2022 में जब चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी साहब वहां पर चुनाव के समय पर जाते हैं। उस वक्त की वीडियोस भी काफी वायरल हुई थी और नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि यहां पर अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो हिंसा और ये आगजनी और ये तोड़फोड़ और
जो माहौल है उसको जो है वो संभालने में, या फिर यूं कहें कि नए मणिपुर के निर्माण में, इस तरह की बातें जो नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कही गई। लेकिन आप देखिए, और उस वक्त में जो है 2022 में, वो कई बार मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी उस वक्त में, 2022 में प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने वहां के लोगों को क्या दिया? दूसरी एक बड़ी बात यह कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं, और वो मनमोहन सिंह के समय पर भी था, आज भी ये पैटर्न है, और ये पैटर्न तकरीबन हमेशा से रहा है, क्योंकि उन स्टेट्स के पास में रिसोर्सेज कम है, अपने रिसोर्सेज कम है, इसीलिए वो ज्यादातर मामलों में, ज्यादातर स्कीम्स के पैसे के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं, और केंद्र सरकार से ही पैसा आए इसलिए वो केंद्र सरकार के हिसाब से ही चले जाते हैं। यानी जिसकी केंद्र में सरकार है उसकी नॉर्थ ईस्ट में सरकार रहेगी, ये तकरीबन ट्रेंड रहा है। या फिर जो वहां की स्थानीय पार्टियां हैं, अभी जैसे दूसरे जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं वो एनपीएफ के हैं, नागा पीपुल्स फ्रंट, उसके मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है। और वो जो छोटे दल हैं, ये छोटे दल भी भाजपा के साथ इसीलिए जुड़ जाते हैं कि ठीक है, अब 5 साल जो है वो सरकार में रहना है, तो सरकार में जब तक भाजपा के साथ में है तो सेंटर से भी पैसा आता है, वो भी लेंगे, एसटी के नाम का जो भी पैसा आएगा वो भी लेंगे, सरकार का जो पैसा है वो भी लेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है उनको सरवाइव करना सबसे बड़ी एक उनकी चुनौती होती है। क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, वहां पर राष्ट्रीय पार्टियां 5 साल 10 साल अगर सरकार में नहीं भी रहेंगी तो वो चला लेते हैं अपना काम, उनके पास में रिसोर्सेज होते हैं, पहले का पैसा होता है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के पास में ये समस्या होती है, अगर वो नहीं करेंगे गठबंधन तो उनके विधायक टूट करके चले जाएंगे। अभी जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं, लीसो दिखो उनका नाम है, और ये एनपीएफ के एमएलए हैं, इनके खिलाफ भी जो है वो विद्रोह वहां पर दिखाई दे रहा है। 3 विधायक हैं, 3 विधायकों के ऊपर 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। एमएल खाउते नाम है, सेनातो, ये अलग अलग वहां के विधायक हैं, और उनके सिर पर 10-10 लाख रुपए का इनाम है, और जो डिप्टी सीएम है उसके सिर पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। तो ये कुल मिलाकर के वहां पर स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। ये रिजल्ट आप देखिए, 2022 में चुनाव होता है तो भाजपा को 32 सीटें मिलती हैं, एनपीपी को 7 सीटें मिलती हैं, जदयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को 6 सीटें मिली, कांग्रेस को 5 सीटें मिली, एनपीएफ को 5 सीटें मिली और अन्य को 5 सीटें। 2017 में बीजेपी कम सीटों पर थी, 21 सीटों पर थी, एनपीएफ वो 4 सीटों पर थी, कांग्रेस 28 पर थी, गिर करके 5 पर आ गई कांग्रेस, और एनपीएफ 4 सीटों पर थी, 5 पर आ गई, और अन्य 3 पर थे और 5 पर चले गए। यानी 2017 के मुकाबले में 2022 में लोगों ने और ज्यादा बीजेपी के ऊपर विश्वास किया। लेकिन बीजेपी ने लोगों को क्या दिया? मणिपुर में क्या कुछ हुआ? और मणिपुर में एक लंबे समय तक तो प्रधानमंत्री जा ही नहीं पाए, और ये 3 साल जो हिंसा का एक पीरियड हमने मणिपुर में देखा, मणिपुर में 80 के दशक में भी इस तरह से हिंसा हुई थी, लेकिन कभी इस तरीके से सेंटर की तरफ से जो है वो इग्नोर नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी जी का एक खास जुमला है जिसको वो कहते हैं कि पहले जो राज्य की केंद्र की सरकारें रही, उन्होंने राज्य की सरकारों के साथ में दूरी बना ली थी। नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते रहे कि पहले दिल्ली की जो प्रधानमंत्री होते थे दिल्ली से, और स्टेट्स में आने में कतराते थे, और हमने आने के बाद में, उनका खास जुमला सुनिए, वो कहते हैं कि हमने आने के बाद में दिल्ली से और दिलों की दूरी वो खत्म कर दी। लेकिन साहब, दिल्ली से और दिलों की दूरी खत्म करना, ये जुमले में बहुत अच्छा लगता है, ये बोलने में बात बहुत अच्छी लगती है, सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात 1% भी सही साबित नहीं हुई। जब राज्य के अंदर हिंसा हुई तो अमित शाह जी गए वहां पर, 2 बार गए अमित शाह जी, रहे वहां पर, स्टे भी किया, बड़े बड़े चैनल्स पर हेडलाइन चली कि देखो देश का गृह मंत्री वो रुक रहा है, ठहर रहा है। और अमित शाह इस बात का क्रेडिट भी लेते हैं कि हमने देखे नक्सलवाद खत्म कर दिया है, नक्सलवाद खत्म करने की हमने डेडलाइन भी तय कर दी है। मार्च 2026 में जो है वो डेडलाइन तय की गई है कि हम छत्तीसगढ़ से, झारखंड से नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं। सारी बातें होती है, और उसमें अमित शाह को ऐसे पेश किया जाता है कि अमित शाह लोह पुरुष गृह मंत्री हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी बड़े गृह मंत्री हैं। लेकिन साहब, मणिपुर क्यों नहीं संभाल पा रहे? और दूसरी बड़ी बात यह है कि मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में खास तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा असम में जो है वो सीएम है, और असम में सीएम होने के साथ में आप ये कहिए कि बाकी स्टेट्स पर भी एक तरीके से उनका दखल रहता है।
तो वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो मुसलमानों को लेकर के आए दिन बयानबाजी करते हैं, उनका भी कोई बयान नहीं दिखाई देता है कि वो किसी तरीके से कुकी और मैतेई के बीच में जाकर के कोई मान मनोबल की स्थिति वहां पर करें, वो भी नहीं दिखाई देता है। दूसरा यह है कि नागालैंड जहां पर आपके गठबंधन की सरकार चल रही है, बीजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है, वहां पर बॉर्डर इश्यू जो क्रिएट हो जाते हैं और वहां पर एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है कि इस स्टेट के लोग उस स्टेट में ना जाए, उस स्टेट के लोग इस स्टेट में ना जाए। यह स्थिति है वहां पर। आप याद करिए जो इनसे पहले राज्यपाल रही, अभी राज्यपाल को भी बदला गया, अनसुईया उइके मणिपुर की राज्यपाल थी। अनसुईया उइके को जो है वो अभी बदला गया और अनसुईया उइके ने खुल करके कह दिया था, राज्यपाल ने कह दिया था इस बात को कि मुझे दुख है इस बात का कि हम यहां की हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यह बात उन्होंने कही और अनसुईया उइके उन्होंने अपने स्तर पर जो भी मुमकिन था वो किया और मुझे लगता है कि उनका कार्यकाल एक अच्छे कार्यकाल के तौर पर देखा जाना चाहिए। जिस वक्त में राज्य के अंदर हिंसा भड़क रही थी, जिस वक्त में स्टेट के सीएम वो एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वो मैतेई थे। अब मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए। और उन्होंने एक ऐसा बयान भी दे दिया था जो उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कुकी और मैतेई को लेकर के जो बात कही उसको फिर से नहीं दोहराना चाहिए। इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान वो एक सीएम के तौर पर निकल करके सामने आया। जब आप सीएम हैं, आप एक गुट से आते हैं और दूसरे गुट को लेकर के अगर आप बयानबाजी करेंगे तो कहां पर राज्य के अंदर जो है शांति स्थापित होगी। तो मणिपुर की एक ऐसी व्यथा है, मणिपुर की एक ऐसी परेशानी है, द्विधा है, जिसको अगर कहने लगे तो कई घंटे बीत सकते हैं क्योंकि वो राज्य पिछले 3 साल से भुगत रहा है और लगातार हमने मणिपुर की खबरें कवर की हैं। राहुल गांधी वहां पर 3 बार गए। राहुल गांधी ने जो अपनी न्याय यात्रा थी वो मणिपुर टू मुंबई की, मणिपुर से उसकी शुरुआत की। राहुल गांधी वहां पर जाते हैं। 2 सांसद थे बीजेपी के, 2024 में हार गए। कांग्रेस के सांसद वहां पर आते हैं फिर, और वो सांसद देश की संसद में आकर के अपनी बात उठाते हैं तो फिर देखिए कि उनकी बात कितनी सुनी जाती है। प्रधानमंत्री से बार बार गुहार लगाते हैं, लेकिन मणिपुर प्रधानमंत्री की बात में आता ही नहीं है, चर्चा में ही नहीं आता है। अविश्वास प्रस्ताव तक लाना पड़ा। नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे, विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा, तब जाकर के नरेंद्र मोदी साहब बोले। तो ये जो सारी चीजें हैं ये उस 56 इंच की छवि को ध्वस्त करती हैं। ये सारी चीजें जितनी मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तरीके से आप ये कहिए, अभी भी देखिए मैं भास्कर की एक रिपोर्ट देख रहा था, तो भास्कर की रिपोर्ट में जो है वो लिखा हुआ है कि इम्फाल के अंदर, इम्फाल में वहां पर बड़ी संख्या में जो है वो हिंसा हुई है। और मैं आपको डायरेक्ट खबर पढ़ करके सुनाता हूं ताकि भास्कर को हम कोट यहां पर कर पाए। 3 कुकी और जोमी विधायक मणिपुर सरकार में शामिल हैं और जिसमें नेमचा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 2 अन्य एमएल खाउते और नुगर संगलूर जल्द ही शपथ लेने वाले हैं और इसका पता चलने के बाद में प्रदर्शनकारियों में गुस्सा और भड़क गया। सूत्रों के मुताबिक हिंसा में कुकी जोमी लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। आगे सुनिए आप जो भास्कर ने यहां पर लिखा है। इम्फाल में दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई और उनकी लाखों की संपत्ति जला दी गई और उनके चर्चों में भी आग लगा दी गई। अब ये जो है मैं खबर डायरेक्ट वेबसाइट से जो है कोट कर रहा हूं, हालांकि इसको लेकर के सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है। सरकार की तरफ से कब पुष्टि होगी हम इसका इंतजार करेंगे। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो बेहद दर्दनाक है, बेहद शर्मनाक है कि एक राज्य में इतने दिनों से हिंसा हो रही है और हम वहां पर शांति स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए कि अगर 2 कमरे में आग लगी है आपके घर के अंदर, तो क्या आप तीसरे कमरे के अंदर आराम से रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। कुछ वैसा ही दर्द मणिपुर को लेकर के महसूस होता है कि एक हिस्से में हमारे घर में आग लगी हुई है और उस पर चर्चा नहीं होती है, और वहां पर फिर से सरकार का गठन हुआ, फिर से वो आगजनी दिखाई दी है। तो अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से इसको लेकर के क्या कदम उठाए जाते हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं,
तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।